नमस्कार, मैं डॉक्टर शादाब हुसैन आप सबका फोटोन प्लस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने शैवाल के बारे में सामान्य जानकारी देखी थी, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के शैवालों के बारे में पढ़ा था। इसमें स्पेशली हमने लवकों के बारे में, प्लास्टिड्स के बारे में, उनमें उपस्थित खाद्य पदार्थ, फूड मटेरियल के बारे में, खाद्य पदार्थ के अलावा उसके पीढ़ी एकांतरण के बारे में, उसमें किस प्रकार से प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो है प्रजनन की क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार से उसमें निषिक्तांड या ऊसफर का निर्माण होता है और कैसे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके अपने एक नई पीढ़ी को जो है जन्म देता है। आज हम उस पर्टिकुलर पार्ट से आगे की तरफ बढ़ करके हम देखते हैं कि शैवालों में किन किन समूहों को सम्मिलित किया गया है, साथ साथ ऐसे कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनको शैवालों के अंदर प्रमुखता से पढ़ा जाता है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है वोलवॉक्स का। वर्तमान में वोलवॉक्स एक ऐसी एल्गी है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। ये एल्गी सर्वाधिक स्वच्छ जलीय वातावरण में वृद्धि करती है, जिनमें मुख्य रूप से जो तालाब हो गए, नदियां हुई या छोटे पानी के गड्ढे हो गए जिनके अंदर पानी भरा रहता है, उनकी सरफेस के ऊपर सरलता से ये वृद्धि करते हैं। इसका उपयोग औषधियों के निर्माण में भी किया जा रहा है तथा औषधियों के निर्माण के साथ साथ इसका उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। विदेशों में इससे एक विशिष्ट प्रकार का खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। इस खाद्य पदार्थ को यूयूचो के नाम से जाना जाता है। यूयूचो के नाम से जाना जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो भोजन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है याद रखने का, एक तो इसका खाद्य पदार्थ तो है ही है, इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सामान्यतः वोलवॉक्स को किस नाम से जाना जाता है। वोलवॉक्स को सामान्यतः लुढ़कने वाला शैवाल भी कहा जाता है। लुढ़कने वाला शैवाल या एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो संरचना होती है वो ऑलपिन के सिर के समान दिखाई देती है। ऑलपिन के सिर के समान दिखाई देती है। जैसे ऑलपिन का सिर होता है, ठीक उसी तरीके से ये दिखाई देता है। ये एक विशिष्ट प्रकार का एक एल्गी है जो वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में लिया जा रहा है और ये वोलवॉक्स एक गोलाकार संरचना के रूप में हमें दिखाई देता है। ये एक गोलाकार संरचना होती है। इस गोलाकार संरचना में इसके कई सदस्य पाए जाते हैं। कई सदस्य इस तरीके से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जो गोलाकार संरचना है मैं इस डायग्राम के अंदर बना रहा हूँ, ये कहलाती है इसकी वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल्स कहलाती हैं। ये वेजिटेटिव सेल्स है। इन वेजिटेटिव सेल्स के बीच में कुछ बड़ी सेल्स भी होती हैं जिसमें भी कई छोटी छोटी सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। ये सेल्स आपस में प्लाज्मोडेस्माटा की सहायता से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। ये सारी की सारी आपस में जुड़ी रहती हैं, जिससे कि सभी सेल्स एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखें, संपर्क बनाए रखती हैं। सभी का एक दूसरे से कांटेक्ट बना रहता है। और ये जो स्पेशल पार्ट मैंने इसके अंदर बनाया है, इस स्पेशल पार्ट को कहा जाता है सब कॉलोनी। सब कॉलोनी, ये सब कॉलोनी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेल्स जो है विभाजन करती हैं और विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का एक समूह का निर्माण कर लेती है, जिसको हम सब कॉलोनीज कहते हैं। ये इसका पृष्ठ भाग कहलाता है, पीछे वाला पार्ट कहलाता है, पृष्ठ भाग कहलाता है। इसे पृष्ठ भाग के नाम से जाना जाता है। पीछे वाला पार्ट है इसका, जबकि ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला दिख रहा है ये इसका अग्रभाग कहलाता है। इसका अग्रभाग कहलाता है। ये एक टिपिकल प्रकार के वोलवॉक्स की संरचना है, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि इसके एकल जो सदस्य होते हैं वो इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा था, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पर इसका द्रक बिंदु पाया जाता है और यहीं पर
इसका हरित लवक भी उपस्थित होता है, जो एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ऐसे जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इसके एकल जो सदस्य होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास के समान दिखाई देते हैं। क्लेमाइडोमोनास हम लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, जिसमें क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय जीव के रूप में पाया जाता है, जिसमें प्यालाकार आकृति का हरित लवक उपस्थित होता है। ये प्यालाकार आकृति का हरित लवक इसके अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर इसका एक द्रक बिंदु, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, इसको स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। ये एक टिपिकल वॉलवॉक्स कहलाता है। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो एक है यूयूचू, इससे एक यूयूचू नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। दूसरा, इसे लुढ़कने वाला शैवाल कहा जाता है, यानी रोलिंग एल्गी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा, इसे आल्पिन के सिर के समान दिखाई देने वाला शैवाल भी कहा जाता है, जो एक कॉलोनी में समूह बना करके रहता है। इसकी एक जो सिंगल कॉलोनी होती है जिसमें लगभग 1000 मेंबर होते हैं, लगभग 1000 सदस्य इसकी एक कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से इसका एक दूसरा सदस्य है जिसे कहा जाता है उडोगोनियम। उडोगोनियम, ये उडोगोनियम विशिष्ट प्रकार का शैवाल है जो तंतुनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना पाई जाती है, स्पेशल प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे होल्ड फास्ट कहा जाता है, जो इसके आधारीय भाग में उपस्थित होती है। ये कहलाती है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, जैसे जड़ तंत्र होता है, रूट सिस्टम होता है, ठीक उसी तरीके से एल्गी के अंदर जो है होल्ड फास्ट डेवलप हो जाता है, जबकि वॉलवॉक्स के अंदर ऐसी कोई भी संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। होल्ड फास्ट के ठीक ऊपर की तरफ कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स इस तरीके से एक के ऊपर एक जुड़ी हुई पाई जाती हैं, और जो सबसे ऊपर वाली सेल्स होती हैं जिसको एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका कहा जाता है, शीर्ष कोशिका या एपिकल सेल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ तिरछी त्रिभुजाकार आकार की ट्राइगोनल शेप की कुछ सेल्स उपस्थित होती है। इन सेल्स को कहा जाता है कैप सेल्स। इन सेल्स को कैप सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। और उडोगोनियम के जिस क्षेत्र पर कैप सेल्स उपस्थित होती हैं, इन कैप सेल युक्त भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की स्पेशल टाइप की जननीय कोशिकाएं, जिन्हें रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, उनका निर्माण होता है। इनमें दो प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक तो कहलाती है एंथीरिडियम, जिसे पुंधानी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी कहलाती है आर्चिगोनियम या ऊगोनियम के नाम से उसको जाना जाता है। जो ऊगोनियम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, और जो एंथीरिडियम होती है वो हमेशा नीचे की तरफ पाई जाती है। यानी कि एंथीरिडियम हमेशा नीचे रहेगी और ऊगोनियम हमेशा ऊपर की तरफ पाई जाएगी, और जो प्रजननीय क्रिया करके वापस इनके कई नंबर्स में डेवलपमेंट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ मेंबर्स जो हैं प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। दूसरा एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। तीसरा सारगेसम। सारगेसम इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। क्यों? क्योंकि सारगेसम को समुद्री खरपतवार के नाम से जाना जाता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसी तरीके से इसमें एक मेंबर और आता है जिसे कारा के नाम से जाना जाता है। इसे हाइड्रोफिटिक वीड्स के नाम से भी जानते हैं, जो तालाब वगैरह के अंदर जो है एक खरपतवार के रूप में जो है ग्रो करता है। इसमें कारा के अलावा वाउचेरिया, वाउचेरिया भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये वाउचेरिया एक विशिष्ट प्रकार का ग्रुप है जो पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और सारगेसम से बिल्कुल भिन्न प्रकार का होता है। ये लाइट ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, जबकि पॉलीसाइफोनिया जो है रेड कलर की स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। ये दोनों मेंबर जो है प्रोमिनेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इसमें याद रखने वाली बात यह है कि वॉलवॉक्स जो है इसको यूयूचू के नाम से यूयूचू नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, जिसका सर्वाधिक उपयोग विदेशों में खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से इसे लुढ़कने वाला शैवाल कहा जाता है, और यह आल्पिन के सिर की आकृति का दिखाई देता है, और यह एकमात्र बिंदुनुमा संरचना के रूप में दिखाई देने वाला शैवाल या एल्गी कहलाता है। जबकि उडोगोनियम एकमात्र तंतु की संरचना के रूप में दिखाई देने वाला शैवाल या एल्गी कहलाता है।
अब हम बात करते हैं शैवालों के आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। शैवालों का आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हम लगभग 6 मोटे मोटे बड़े पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है भोजन के रूप में, फूड के रूप में किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है कृषि के रूप में, एग्रीकल्चर में। तीसरा अंतरिक्ष में, स्पेस में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। वाहितमल के ऊपर उपचार में, सीवरेज के ट्रीटमेंट में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में और जल स्फुटन के रूप में किस तरीके से एल्गी का उपयोग किया जा रहा है। जिनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं भोजन के रूप में। इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार सवाल जो है पूछे गए हैं अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अल्वा का। अल्वा एक विशिष्ट प्रकार की एल्गी जिसे समुद्री सलाद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि समुद्री सलाद कहलाती है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से हमको इसको टिक करना है। अल्वा जो है समुद्री सलाद के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसी तरीके से एक और एल्गी आती है जिसे कोन्ड्रस कहा जाता है। कोन्ड्रस इसे आयरिश मोस के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि आयरिश मोस क्या है। आयरिश मोस का मतलब है कोन्ड्रस, जिसको यूरोप में बड़े चाव से खाया जाता है, जैसे गाजर, मूली या शकरकंद वगैरह जो हम सलाद के रूप में खाते हैं, ठीक उसी तरीके से कोन्ड्रस को सलाद के रूप में यूरोप में खाया जाता है। इसी तरीके से लेमिनेरिया प्रचुर मात्रा में उपयोग में ली जाती है और इससे कोम्बू नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। एक खाद्य पदार्थ आता है जिसे कोम्बू कहते हैं। कोम्बू नामक खाद्य पदार्थ इससे तैयार किया जाता है। इसी तरीके से एक एल्गी आती है जिसे कहा जाता है क्लोरेला, जो सर्वाधिक वर्तमान में उपयोग में ली जा रही है। क्लोरेला जो समुद्री जल जो होता है उसमें भी वृद्धि करता है, स्वच्छ जल जो होता है उसमें भी पाया जाता है और सब तरीके के वातावरण में ये सूटेबल होता है। इसी वजह से क्लोरेला का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है और इससे एक विटामिन निकलता है, विटामिन ए और विटामिन डी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन ए और विटामिन डी किस शैवाल से, एल्गी से प्राप्त किया जाता है, तो क्लोरेला से विटामिन ए और विटामिन डी प्राप्त किया जाता है। इसी तरीके से सिनेडेस्मस जो क्लोरेला के समान ही है और इसका उपयोग भी भोजन के रूप में लगातार किया जा रहा है। अगली शैवाल आती है इसमें स्पाइरुलाइना का उपयोग कढ़ी बनाने में किया जाता है। जैसे हम लोग छाछ वगैरह से कढ़ी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से स्पाइरुलाइना का इस्तेमाल करके कढ़ी बनाई जाती है। एक और एल्गी आती है जो बड़ी फेमस है, उसको कहा जाता है ग्रेसिलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रेसिलेरिया व जेलेडियम। ये दोनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ बनता है जिसे अगार कहा जाता है, जिसका उपयोग सर्वाधिक प्रयोगशाला में ऊतक संवर्धन की क्रिया के लिए किया जाता है। नाम क्या है इसका? ग्रेसिलेरिया व जेलेडियम, जिसका सर्वाधिक उपयोग प्रयोगशाला में एगार नामक रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है, जो ऊतक संवर्धन की क्रिया में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। और ये दक्षिण भारत के अंदर खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जिससे एक रथापू नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। रथापू नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं कि ग्रेसिलेरिया व जेलेडियम से किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, तो उसे रथापू कहते हैं। और ग्रेसिलेरिया व जेलेडियम से किस प्रकार के रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, तो इसके द्वारा एगार नामक रासायनिक पदार्थ तैयार किया जाता है। तो भोजन के रूप में अल्वा, कोन्ड्रस,
लेमिनेरिया, क्लोरेला, सिनेडेस्मस, स्पाइरुलाइना, ग्रेसिलेरिया व जेलेडियम का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। जैसा कि हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, वहाँ पर वॉलवॉक्स के सामने मैंने लिखा था कि इससे यूयूचू नामक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है, तो वॉलवॉक्स को भी हम इस भोजन की श्रेणी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर दूसरा नाम आता है कृषि के अंदर। कृषि क्षेत्र के अंदर किन किन एल्गी का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें नोस्टॉक और एनाबीना की। नोस्टॉक व एनाबीना सर्वाधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं एज ए उर्वरक, फर्टिलाइजर, जो मृदा की उर्वरक क्षमता को या फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करती है। ये नोस्टॉक और एनाबीना का छिड़काव खेतों के अंदर कर दिया जाता है और खेतों में नाइट्रोजन के जो फिक्सेशन की दर है उसको बढ़ाने का काम करती है। जो वातावरण में नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मैकेनिज्म से नाइट्रोजन को प्लांट जो है इस्तेमाल में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, वही काम नोस्टॉक और एनाबीना के द्वारा किया जाता है। ये उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर लगाए जाने वाली जो भी क्रॉप होती है उनकी रूट के साथ एसोसिएशन कर लेती है, सहसंबंध स्थापित कर लेती है और वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको ये कन्वर्ट कर देती है और अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए उपयोग में लेती है। ये काम नोस्टॉक और एनाबीना के द्वारा किया जाता है। इनमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक आता है नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस, नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस, और एक नाम आता है एनाबीना साइकेडी। दो नाम हो गए, नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस और दूसरा नाम है एनाबीना साइकेडी। नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस जितने भी एंजियोस्पर्म के प्लांट ग्रुप्स हैं उनमें स्पेशली हम बात करें लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली पेप्लियोनेसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे पाइसम सटाइवम जिसको मटर कहते हैं, इसी तरीके से हम बात करें केसिया फिस्टुला जिसे हम अमलतास कहते हैं, उनके अंदर ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। ठीक उसी तरीके से एनाबीना साइकेडी, जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, साइकेडी यानी कि जिम्नोस्पर्म के पादप समूह में मुख्य रूप से पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है 3 ग्रुप होते हैं, एक होता है साइकस वाला ग्रुप, दूसरा होता है पाइनस वाला ग्रुप और तीसरा होता है निटम वाला ग्रुप। जिनमें साइकस ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सहजीवी के रूप में उपस्थित होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है। तो दो पर्टिकुलर जो सवाल इसमें बन करके आते हैं वो आता है नोस्टॉक पंक्टिफॉर्मिस का सहजीवन या एसोसिएशन या सिम्बायोसिस मैकेनिज्म किस में होती है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रुप में होती है, जबकि एनाबीना साइकेडी का जो एसोसिएशन होता है या सिम्बायोसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो जिम्नोस्पर्म के साइकस के प्लांट ग्रुप के अंदर पाई जाती है। इन दोनों का पूरा नाम भी हमें याद होना चाहिए और इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर तीसरा नाम आता है अंतरिक्ष में, कि अंतरिक्ष में किन किन एल्गी का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। जैसा कि अभी हमने नाम पढ़ा था क्लोरेला व सिनेडेस्मस। वर्तमान में सर्वाधिक क्लोरेला और सिनेडेस्मस का उपयोग भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है, जो स्पेस में जाते हैं और स्पेस में सैटेलाइट वगैरह का जो अध्ययन करने का काम करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं, वहाँ पर क्लोरेला और सिनेडेस्मस को एज ए फूड मटेरियल कंजप्शन किया जाता है, क्योंकि ये एक विशिष्ट प्रकार की एक शैवाल है जिसके द्वारा कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन्स और स्टार्च वगैरह जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और उपलब्ध करवाने की वजह से जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसका कम से कम प्रोडक्शन जो है हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर वेस्टेज मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन है वो करना बड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से जो है क्लोरेला और सिनेडेस्मस का इस्तेमाल सर्वाधिक किया जा रहा है। वाहित मल के उपचार में, जिसको हम सीवरेज भी बोलते हैं, इसमें मुख्य रूप से हम इंक्लूड करते हैं नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया व साइटोनीमा।
व साइटोनीमा को। इनको सीवरेज जो पर्टिकुलर बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है और वहाँ पर ये फर्मेंटेशन करने का काम करते हैं, और इनके फर्मेंटेशन करने से जो सीवरेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंज्यूम किया जा सकता है। फिर आता है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में उपयोग में ली जाने वाली शैवालों में मुख्य रूप से एसिटाबुलेरिया को सम्मिलित किया जाता है। एसिटाबुलेरिया एक ऐसी शैवाल है जिसका सर्वाधिक इस्तेमाल वर्तमान में किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। उनमें न्यूक्लियस का फ्यूजन किस तरीके से करवाया जाता है, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन किस तरीके से करवाया जाता है, उनसे अलग अलग प्रकार के एल्कलॉइड्स किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, इसके लिए एसिटाबुलेरिया का उपयोग किया जा रहा है। और इसके अलावा क्लोरेला व स्पाइरुलाइना का उपयोग भी किया जा रहा है। तो हमारे सामने 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला भोजन के रूप में, दूसरा कृषि के रूप में, अंतरिक्ष के रूप में, वाहितमल के उपचार में और प्रयोगशाला में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से प्रयोगशाला शैवाल नहीं है, तो हमारे को पता है कि भाई एसिटाबुलेरिया, क्लोरेला और स्पाइरुलाना ये तो प्रयोगशाला शैवालें हैं। इसके अलावा जो बची हुई हैं वो प्रयोगशाला शैवालें नहीं कहलाती हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है जल स्फुटन। जल स्फुटन, जिसे वाटर ब्लूम के नाम से भी जाना जाता है। हम देखते हैं कई बार रेनिंग सीजन के अंदर गड्ढों के अंदर, तालाबों के अंदर पानी सड़ने लगता है, उससे दुर्गंध आने लगती है, एक अजीब सी स्मेल डेवलप हो जाती है। वो जो स्मेल डेवलप होती है उसे ही हम वाटर ब्लूम या जल स्फुटन के नाम से जानते हैं। इस जल स्फुटन का निवारण करने के लिए हमें नो स्टॉक व एनाबीना नामक शैवाल का उपयोग करना होता है। हम इसका छिड़काव कर देते हैं और ये क्या करती हैं, जल स्फुटन की जो मैकेनिज्म होती है इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। और कुछ केसेस में इनका एक्सेस अमाउंट जो है जल स्फुटन की मैकेनिज्म को उसके पीक के ऊपर पहुंचा देता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है जलीय जीवों के लिए बड़ा ख़राब हो जाता है। और जलीय जीव इस दुर्गंध युक्त पानी के अंदर जहाँ पर BOD की जो मांग होती है, BOD की मांग अधिक होने की वजह से मर जाते हैं। BOD जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव आवर्धन क्षमता के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से ये जो जीव जंतु, मछलियां हो गई, छोटे जानवर हो गए, मेंढक वगैरह हो गए, वो मर जाते हैं। अब हम बात करते हैं कवकों की, जिसे फंजाई भी कहा जाता है, जिसे फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। हम लोगों ने कई बार देखा है कि रेनिंग सीजन के अंदर सांप की छोटी छोटी सी छतरियां बन जाती हैं, जो मृत सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, जो डेड पार्ट्स होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे एनिमल्स की हों चाहे प्लांट्स की हों, उनके स्टेम, लीव्स, रूट्स जो टूट करके गिर जाते हैं, वहाँ पर ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। और जहाँ पर ह्यूमस होती है वहाँ पर छोटे छोटे से जो फंगस जो है वो डेवलप होना शुरू कर देते हैं। वो जो फंगस वाला पार्ट वहाँ पर डेवलप होता है उसको हम छत्रक या कवक के नाम से भी जानते हैं। ये कवक वर्तमान में कई गुना ज़्यादा उपयोग में ली जा रही है, जिसका उपयोग एल्केलॉइड्स और जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स वगैरह जो है उनके फॉर्मेशन में जो है कवकों का उपयोग किया जा रहा है। ये जो कवके हैं इनको सबसे पहले लीनियस ने देखा था और इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन जो है अपनी बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया था। लेकिन इनके बाद माइकेलिस ने इसका विस्तृत वर्णन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट किया था, और इसीलिए माइकेलिस को फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एल्गी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था। डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के साथ साथ इन्होंने एल्गी का एक सूटेबल क्लासिफिकेशन भी रिप्रेजेंट किया, जिनमें एल्गी को फंजाई को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसमें काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डेटिडोमाइसिटीज वाले जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर इन्होंने डिवाइड किया था। लेकिन इंडिया में
बटलर ने सर्वाधिक फंगस ग्रुप के ऊपर कार्य किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों नाम जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी के रूप में माइकलिस को जाना जाता है और इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी के रूप में हम बटलर को जानते हैं। और बटलर ने सर्वाधिक इंडिया में पाए जाने वाली जितनी भी डिफरेंट स्पीसीज है उनके ऊपर अपना काम दिया था। एक जो कवकों की हम बात करते हैं, ये कवक या फंजाई को, इस फंजाई को हम दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कवकों या फंजाई को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है होलोकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई जिसको हम कहते हैं पूर्णकालिक कवक। पूर्णकालिक कवक, इसे होलोकार्पिक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी होती है यूकार्पिक फंजाई, जिसे अंशकालिक कवक के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो कवक है एक थैलोफाइट है, इस थैलोफाइट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला क्या है, होलोकार्पिक फंजाई, और दूसरा क्या है, यूकार्पिक फंजाई। होलोकार्पिक फंजाई जिसे हम पूर्णकालिक कवक के नाम से भी जानते हैं, और यूकार्पिक फंजाई जिसे हम अंशकालिक कवक के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो थैलस होता है, थैलस जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे प्लांट जिनको हम जड़ तना पत्तियों में यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं या सुकाई के नाम से जानते हैं। जो थैलस होता है, अगर उस थैलस का पूरा पार्ट यानी कि पूरा का पूरा थैलस ही जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वो पूरी की पूरी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ही किस में कन्वर्ट हो जाए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। यानी पूरा थैलस ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अगर परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, होलोकार्पिक फंजाई कहेंगे। यदि ऐसा हो कि थैलस का कुछ भाग तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए और कुछ भाग उसी अवस्था में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में ही बना रहे, तो इस प्रकार की जो फंजाई होती है उसको हम यूकार्पिक फंजाई के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही प्रकार की जो फंजाई है वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है अमेज़न जोन के अंदर। जो अमेज़न का फॉरेस्ट है उनमें होलोकार्पिक फंजाई और यूकार्पिक फंजाई दोनों ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग वर्तमान में एल्केलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट करने में किया जा रहा है। इस फंजाई ग्रुप के अंदर हमको अलग अलग चीज़ें देखनी है। जैसे हम बात करते हैं पक्सीनिया, जिसकी स्पीसीज आती है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। म्यूकर, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोफ्थोरा, पेजाइजा, कोलिटोट्राइकम, व पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंजाई है जिसका उपयोग एक पेनिसिलिन नामक औषधियों के निर्माण में किया गया है, जो सर्वाधिक उपयोग में ली जा रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें अपन देखेंगे पक्सीनिया, म्यूकर, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोफ्थोरा, पेजाइजा, कोलिटोट्राइकम और पेनिसिलियम फंजाई को।
इसमें पक्सीनिया जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो किस तरीके से रस्ट डिजीज़ जो है डेवलप करता है, किस तरीके से दूसरी जो फंजाई ग्रुप है स्मट डिजीज़ जो है डेवलप करती है, इनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से इसके अंदर स्पोर्स के अलावा रिप्रोडक्टिव की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म इसमें किस तरीके से पाई जाती है, उसका डिटेल पार्ट अब पॉइंट टू पॉइंट जो है आने वाली क्लासेस के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। उसको करने से पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लें कि एक्चुअल में जो फंजाई होती है वो फंजाई में मेन स्ट्रक्चर होती क्या चीज़ है। एक्चुअल में इसमें पाया जाता है माइसीलियम, माइसीलियम जिसे हम कवक सूत्र भी कहते हैं, कवक सूत्र भी कहते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो होती नहीं है, ये जैसे हम रोटी पर देखते हैं एक फफूंदी सी डेवलप हो जाती है, लंबे लंबे धागे उसके ऊपर जो उपस्थित होते हैं, वो जो लंबे लंबे धागे छोटे छोटे धागे जो होते हैं उन धागे नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। इस तरीके की स्ट्रक्चर के रूप में एक माइसीलियम पाई जाती है। जैसा कि लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था, पढ़ा था कि भाई जो एल्गी होती है इसकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन से मिलकर के बनी होती है। लेकिन ये जो कवक होती है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन एक विशिष्ट प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंस है जो इसकी कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन करने का काम करता है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लें कि जितनी भी फंजाई होती हैं इनमें काइटिन की तो बनी ही होती है, साथ साथ ये फंजाई जो है वो मृतोपजीवी प्रकार की होती है। मृतोपजीवी, मृतोपजीवी प्रकार की होती है। इसको सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये डेड पार्ट होते हैं, डेड जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का एब्जॉर्बेशन करने का काम करती है और अपनी ग्रोथ करने का काम करती है। तो इसकी सेल वॉल जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर के बनी होती है। जबकि शैवाल या एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पैक्टीन से मिलकर के बनी होती है। यानी कि हम एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप की तरफ जो है ट्रांसफर हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बना दिए। जनरली क्या होता है कि एक जो सेल होती है, एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक जो माइसीलियम है उस माइसीलियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। जब न्यूक्लियस की संख्या किसी सेल में ज़्यादा हो जाती है तो इसको हम कहते हैं सिनेंशियम अवस्था, सिनेंशियम अवस्था। इसको बहुकेंद्रिकीय, इसे बहुकेंद्रिकीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी कोशिका में दो या दो से अधिक केंद्रक हो जाए, मोर देन 2 सेल्स प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, तो उसे सिनेंशियम अवस्था या बहुकेंद्रिकीय अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जबकि सामान्यतः जनरली किसी एक सेल के अंदर हमेशा एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और बाकी वहाँ पर सारा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो ये बहुत सारे जो माइसीलियम होते हैं ये आपस में मिल करके इसकी बॉडी स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो फंजाई से रिलेटेड है, जिसमें अपन पक्सीनिया, म्यूकर, स्क्लेरोस्पोरा, फाइटोप्थोरा, पेजाइजा, कोलिटोट्राइकम और इससे रिलेटेड जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन जो है हम हमारी अगली वाली जो क्लास के अंदर है इंक्लूड करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो क्या क्या है और उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं।